फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। जो राजनीति विज्ञान का 9वां अध्याय था वैश्वीकरण, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था वैश्वीकरण की अवधारणा क्या है और वैश्वीकरण के कारण क्या है। हम आगे चलते हैं वैश्वीकरण के प्रभाव। तो जब बात वैश्वीकरण की है तो जनरली होता है कि सिर्फ आर्थिक रूप से जो है वस्तुओं का विनिमय होता है और पूंजी का विनिमय होता है और पूंजी आती है और लोग जो है उससे व्यापार करते हैं या एक देश में दूसरे देश की कंपनियां लगती हैं, फायदा कमाती हैं, लगभग ये देखा जाता है। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, इसका सिर्फ आर्थिक प्रभाव ही नहीं पड़ता है, बल्कि इसका कई व्यापक प्रभाव है हमारे समाज पर, हमारे जीवन पर। तो सबसे मोटे मोटे रूपों में हम इनके 3 प्रभावों की इसमें चर्चा करेंगे। पहला है राजनीतिक प्रभाव, दूसरा है आर्थिक प्रभाव और तीसरा है सांस्कृतिक प्रभाव। तो जब राजनीतिक प्रभाव की हम बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो वैश्वीकरण है वो संप्रभुता की पुरानी जो अवधारणा है तो उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। यानी कि कोई भी राष्ट्र का प्रमुख जो है वो अपना निर्णय लेने के लिए संप्रभु होता है, प्रमुख होता है। परंतु जैसे ही ये वैश्वीकरण हुआ और अब बहुत सारे बहुराष्ट्रीय निगम कई देशों में काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस राष्ट्र के जो है विचारों को, उस राष्ट्र के जो प्रमुख हैं उनके निर्णय को प्रभावित करते हैं। अब उतना आसान नहीं है कि सिर्फ अपने निर्णय वो स्वयं ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुराष्ट्रीय निगम या कंपनियां उस देश के प्रमुख के, राष्ट्राध्यक्ष के विचारों को, उसके निर्णय को प्रभावित करती हैं। तो वैश्वीकरण से हमें प्रश्न उठता है, क्या राज्य की क्षमता में कमी आती है, क्या उसकी ताकत में कमी आती है? तो कहीं ना कहीं इसको हम देखेंगे कि चूंकि स्वरूप अब बदल रहा है, राज्य का स्वरूप जो पहले कल्याणकारी राज्य था वो अब हस्तक्षेपकारी राज्य जो है वो बन रहे हैं। लोग अब पहले जैसे नहीं है कि हर काम को अपने हाथ में ले लेना, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। वर्तमान जो राज्य हैं वो धीरे धीरे वैश्वीकरण के चलते बदल रहे हैं और अहस्तक्षेपकारी हो गए हैं, यानी बहुत कम हस्तक्षेप करना उन्होंने शुरू कर दिया है और मूल रूप से सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना ही अब उनका सरोकार हो गया कि नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनी रहे, बाकी सारी चीजें जो है बाजार निर्धारित करेगा। अब लगभग ऐसी संस्कृति पल रही है। तो वर्तमान में कल्याणकारी राज्य का स्थान हस्तक्षेपकारी राज्य ने लिया है और अब बाजार जो है वो सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताओं का निर्धारक है। पहले सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताएं कौन निर्धारित करता था? राज्य ही करते थे, पर अब वर्तमान में बाजार से ये निर्धारण होने लगा है कि सामाजिक प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, आर्थिक प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। ठीक है, बहुराष्ट्रीय निगम ने ताकत को कम किया है, परंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की ताकत कम ही हुई है। वर्तमान में जो राष्ट्र हैं उनमें आज भी उनकी ताकत में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि जो ईर्ष्या है, जो जलन है राष्ट्रों की परस्पर वो बनी हुई है। तो सुरक्षा का जो प्रश्न है वो आज भी बना हुआ है। तो जो राज्य है उसका काम है अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा, अपनी ताकत को बरकरार रखना, विदेशी आक्रमण से रक्षा करना और भी देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो इस तरह से उसका एक महत्वपूर्ण काम है। उसके अलावा अब जो वैश्वीकरण है उससे प्रौद्योगिकी को बहुत बढ़ावा मिला है। अब इतना डेवलप हो गई है ये सूचना प्रौद्योगिकी वगैरह कि लोग अपने जो देश है वो अपने नागरिकों का ज़्यादा से ज़्यादा डाटा बहुत चंद मिनटों में इकट्ठा कर लेते हैं। हर तरह का डाटा, सामाजिक डाटा, आर्थिक डाटा, राजनीतिक डाटा, सभी तरह का डाटा वो बहुत चंद मिनटों में उनके पास है। तो कहीं ना कहीं अब वो और ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि उनके पास ना अब एग्जैक्ट डाटा अवेलेबल है, तो वो उससे अपनी योजनाओं को बनाने में, प्लानिंग्स को करने में ज़्यादा सक्षम है, जो विकास है उसको करने में ज़्यादा सक्षम है। तो कहीं ना कहीं इस वैश्वीकरण से नुकसान नहीं पहुंचा राज्य की, बल्कि वो और ज़्यादा ताकतवर हुए हैं। ठीक है, तो राजनीतिक प्रभाव को हम ऐसे देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो निर्णय है वो प्रभावित हुए हैं, उनकी क्षमता प्रभावित हुई है बहुराष्ट्रीय कंपनी और निगमों के आगमन से। लेकिन चूंकि प्रौद्योगिकी बहुत बड़ी है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो उन्होंने अपने विकास की गति तेज कर दी है, सटीक आंकड़े उनके पास हैं, है ना। तो इस तरह से वर्तमान में अगर हम पूरा एक बात कहेंगे कि इससे क्षमता घटी है, तो नहीं, क्षमता घटी नहीं है, बल्कि और ज़्यादा ताकत बढ़ी है। ठीक है, राजनीतिक प्रभाव। दूसरा है आर्थिक प्रभाव। जब भी हम कभी वैश्वीकरण की बात करते हैं, आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में पिक्चर आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। लेकिन सिर्फ यही वैश्वीकरण या आर्थिक वैश्वीकरण में पूरे वो मुखिया नहीं है, और भी बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इससे प्रभावित होते हैं और इसको प्रभावित करते हैं। सिर्फ ये 2-3 संस्थाएं ही आर्थिक वैश्वीकरण के पैरोकार नहीं, बहुत सारे निगम भी हैं, बहुराष्ट्रीय निगम है सब, जिनके आर्थिक हित जो है प्रभावित करते हैं इस पूरे आर्थिक वैश्वीकरण को। तो जब बात चलती है कि आर्थिक, चूंकि अर्थ से ही है कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया, विदेशी कंपनियां, विदेशी लोग, विदेशी पूंजी
ये प्रवाह तेज हो जाता है उस जगह जहाँ वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। इन चारों चीज़ों का प्रभाव तेज होता है। अब हम बात करेंगे पूंजी की। तो वास्तव में पूंजी अब वर्तमान में एक राष्ट्र के धनी लोग अपने दूसरे राष्ट्रों में अपनी पूंजी को निवेश करते हैं, खासकर विकासशील राष्ट्रों में या विकसित राष्ट्रों में, जहाँ वो अपनी पूंजी इन्वेस्ट करके अपनी कंपनियां लगा के वहाँ से बहुत सारा धन कमाते हैं। तो ये हो रहा है। वस्तुओं का जो प्रवाह तेज होता है, बिल्कुल होता है। आज एक देश दूसरे देश की जो है वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, जैसे अमेरिकी कंपनी है, चाइनीज है, जर्मनी है, जापानीज है ना, ब्रिटेन की कंपनियां हैं। सभी के प्रोडक्ट आज हर देश के लोग अलग अलग, जहाँ जिसको जो सुविधा मिल रही है। अब तो ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू हो गई है, नेटवर्किंग से, अमेजोन पे, है ना, फ्लिपकार्ट से, और भी कई बहुत सारे सोशल नेटवर्क हैं जिनके माध्यम से आप घर बैठे चीज़ें मंगा रहे हैं। तो ये सीमाएं अब खत्म हो गई हैं कि इस बाज़ार से जाएंगे और ये चीज़ खरीद के लाएंगे। अब तो आपको एक छोटा सा ईयरफोन भी चाहिए होता है, तो आप उसमें सर्च करते हैं सबसे सस्ता और ये क्वालिटी का कहाँ मिल रहा है, तो फलानी कंपनी का है, आपने ऑर्डर किया और कुछ ही दिनों में वो आपके पास उपलब्ध हो जाता है। तो ये इतना तो इतना खुल गया है मार्केट के, अब तो सीमाएँ नहीं रही हैं, है ना, अब तो सीमाओं की कोई बाध्यता ही नहीं रही है। तो ये वैश्वीकरण का एक बहुत बड़ा प्रभाव है कि वस्तुओं का विनिमय हो रहा है, वस्तुओं का प्रवाह तेज हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अगला जो है विचारों का प्रभाव। तो विचारों का प्रभाव भी तेज हुआ है क्योंकि लोग एक राष्ट्र के विचार दूसरे राष्ट्र में, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में मिल रही है। लोग विचारों को जान रहे हैं, मूल्यों को जान रहे हैं और प्रभावित भी हो रहे हैं। तो विचारों का आदान प्रदान भी हुआ है। लेकिन जो चौथा इसका है लोगों का प्रभाव, लोगों का। तो लोगों का प्रभाव जो है थोड़ा कम होता है क्योंकि हर कोई अपने देश की सीमाएं लोगों के लिए नहीं खोलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ जाके बस जाएंगे, लेकिन उससे स्थानीय लोगों पर जो है लोड पड़ेगा और प्रभावित होंगे वो लोग। तो लोगों का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि पूंजी का, वस्तु का और विचारों का प्रभाव तेज हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण से, आर्थिक वैश्वीकरण से जो है क्या है। तो लोग नुकसान की बात करते हैं, जैसे नुकसान है इससे, बिल्कुल सही है। आर्थिक वैश्वीकरण ने जो घरेलू बाजार है, जो घरेलू उद्योग थे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इन सबको नुकसान पहुंचाया है, बिल्कुल पहुंचाया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी ने हमारे एक छोटे छोटे उसको सबल भी किया। जैसे आज ऑनलाइन आपने अपना डाल दिया, व्यापार डाल दिया, मटके का व्यापार है, बहुत सुंदर घड़े बनाते हैं टोटी लगाकर मिट्टी के, तो वो जो है आपके विदेशों में भी निर्यात हो सकते हैं। ऑनलाइन अब मार्केटिंग शुरू हो गई है। एक जगह जैसे अब मिट्टी के बर्तन बहुत सारे, कुकर और ये सब, चूँकि हमारी संस्कृति है, वो पुरातन संस्कृति है, वो अब बिक रहे हैं। किसी भी शहर में जाके आप उसको खरीद सकते हो, ऑर्डर करके ऑनलाइन ही डिलीवरी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें भी हुई हैं। अगर कुछ नुकसान हुए हैं तो कुछ फ़ायदे भी हुए हैं। पूरा विश्व बाजार हमको मिला है, अगर हमारा बाजार पूरे विश्व को मिला है तो विश्व बाजार भी हमको मिला है। अब बात थोड़ा सा ये है कि सरकारें यहाँ पर थोड़ी जिम्मेदारियों से हाथ खींच रही है। पहले जो होता था ना, समाज कल्याण की सारी जिम्मेदारी लेती थी, अब थोड़ा सा वो बाजार को जिन्होंने समर्पित कर दिया है। तो कुछ लोग चिंतित होते हैं कि इससे तो धनी हो जाएंगे, निर्धन और निर्धन हो जाएंगे। जो गरीब लोग हैं उनको समाज कल्याण की दिशा में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो कैसे काम चलेगा। तो एक कवच बनाना चाहिए ऐसा सामाजिक सुरक्षा का, पर ये संभव नहीं है। पर फिर भी जो देश की सरकार है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, रखते भी हैं। कुछ मूलभूत उद्योग हैं, कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जिन पे उन्होंने पूरी प्रतिबंध नहीं हटाए हैं और कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा रखा है। ठीक है, अगला है सांस्कृतिक प्रभाव। तो सांस्कृतिक प्रभाव की हम बात करते हैं, संस्कृति को कैसे, तो विचारों का जब प्रभाव होता है या लोगों का जब प्रभाव होता है तो स्वाभाविक है संस्कृति भी एक जगह से दूसरी जगह अपनी छाप छोड़ती है। जनरली सांस्कृतिक प्रभाव की जब हम बात करते हैं, सांस्कृतिक वैश्वीकरण की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि इससे विश्व की भी समस्त संस्कृतियों को खतरा पैदा हो रहा है। कोई भी संस्कृति अब विशुद्ध संस्कृति नहीं रही है। चीनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, तिब्बतियन संस्कृति या अमेरिकी संस्कृति, ये पूरी विशुद्ध नहीं रह गई है, कहीं ना कहीं मिक्सअप हो गई है ना। तो विश्व की समस्त संस्कृतियों में इससे खतरा उत्पन्न हुआ है, ऐसा लोग सोच रहे हैं। तो क्योंकि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता लाता है, उसका अर्थ होता है कि एक विश्व संस्कृति का उदय हो रहा है ना। सांस्कृतिक समरूपता होनी चाहिए और एक विश्व संस्कृति उदय हो रही है। जैसे कि मैंने कहा कि अब संस्कृतियाँ मिक्सअप हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे, ये विश्व संस्कृति है ना। सभी संस्कृतियों के लक्षण उसमें समावेश हो गए, तो वो एक विश्व संस्कृति बन गई। पर जनरली ऐसा होता नहीं है। खास ज़्यादातर जो है पश्चिमी संस्कृति जो है अन्य देशों पर लाद दी जाती है। जैसा कि अमेरिका का वर्चस्व है, तो अमेरिकी जो संस्कृति है वो हर जगह आप देखो, जो मैंने पहले भी जो
सबसे ताकतवर राष्ट्र होता है, उसकी तरफ विश्व का हर नागरिक या युवा आकर्षित होता है कि हमें भी वो सब चीज़ें मिले, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। अगर हम उससे से कल्चर अपना रहे हैं कि हम भी पावरफुल हैं, कहीं ना कहीं ये फीलिंग अंदर होती है। तो उन्होंने नीली जीन्स हर जगह फैला दी, बर्गर भी आ गया। लेकिन हम अगर बात करें कि इसमें खान पान में विविधता आती है ना, हम अलग चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है कि बर्गर का स्थान डोसा का स्थान बर्गर ने ले लिया, या दाल चावल या कढ़ी चावल का स्थान बर्गर ने ले लिया, मैकडोनल्ड ने ले लिया, ऐसा नहीं है। उनकी अपनी वैरायटी है, अपनी है। हम कितना भी फास्ट फूड खा लें, लेकिन अंत में हम अपने घर के बने हाथ के खाने को बहुत मिस करते हैं, है ना। और जैसे ही मौका मिलता है 2-1 दिन अगर बाहर, तो जल्दी से घर का खाना खाने की इच्छा होगी। तो ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें हावी हो गई हैं और अब उनने इसका स्थान ले लिया। हाँ, विविधता बढ़ी है ना, संस्कृति का वैविध्यीकरण बढ़ा है कि अब वैराइटीज़ बढ़ गई हैं और वो भी शामिल कर सकते हो आप अपने खान पान में। इसी तरह हम बात जीन्स की करें कि जीन्स बहुत पॉपुलर बिल्कुल हो गया है, लगभग संपूर्ण विश्व में आप इसका प्रभाव देख सकते हैं। लेकिन खादी का जो कुर्ता है उसका स्थान उसने नहीं ले पाया। आज भी लोगों में क्रेज है, जीन्स के ऊपर खादी का कुर्ता पहनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा ये प्रभाव हुआ है, हो सकता है हमारे वस्त्र भी जो है विदेशों में बहुत पसंद किए जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में। जैसे बात करें कि भारतीय साड़ी जो एक प्रधान है, वो विदेशी युवतियाँ जो हैं वो बहुत पसंद करती हैं। हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, वो आप देखेंगे कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं कि एक यूरोपियन जोड़े ने जो है एक उत्तराखंड के गांव में आकर वहाँ की संस्कृति के हिसाब से जो है शादी की, फेरे लिए। और उनको बहुत सारे लोग जो हैं, जो हमारे यहाँ अगर वृंदावन आप चले जाएँ तो कितने अंग्रेज लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं, बस गए हैं, धर्म को आत्मसात कर लिया, हमारी संस्कृति को आत्मसात कर लिया। वहाँ वो जो महिलाएं हैं वो साड़ी पहने आपको दिख जाएंगी, जो पुरुष हैं वो धोती कुर्ता पहने दिख जाएंगे। तो संस्कृतियों का प्रभाव कभी भी एक तरफा नहीं होता है, पर ये बात तय है कि जो जितना ताकतवर देश होता है उसकी संस्कृति का प्रभाव संपूर्ण विश्व में तेजी से होता है। पर इसको अपन कहें कि सांस्कृतिक वैविध्यीकरण है, और वर्तमान में हालांकि खतरा होता है, कुछ विचारों का आदान प्रदान होता है, जो कि हम वैसा का वैसा उसको मान लेते हैं कि ये वहाँ अच्छा है तो हमारे लिए भी अच्छा हो, जबकि ऐसा नहीं है। हर एक देश की अलग पहचान है, अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, अलग जो है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हैं, और हमें उनके अनुरूप, जैसे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था, सभी जगह से सब कुछ किया था, लेकिन उन चीज़ों को शामिल किया था अपने परिवेश में, अपनी परिस्थितियों के अनुसार उनको समाविष्ट किया गया। तो अगर ऐसा होता है कि हम उनको एक्सेप्ट तो करते हैं, पर अपनी जो संस्कृति है उसको नुकसान ना पहुँचने दें, उसको अक्षुण्य बनाए रखें, और तब उसको अगर शामिल करते हैं तो अच्छा है। और ये प्रभाव एक तरफा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। तो जब दोनों संस्कृतियाँ मिलेंगी तो आदान प्रदान होगा, तो ज़्यादा अच्छे प्रभाव होंगे। तो ये हमने सांस्कृतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव से लेकर आगे के वीडियो में मैं आपको अलग इसके प्रभाव लेकर आऊँगी, अलग चीज़ें हम पढ़ेंगे कि कैसे इसका प्रतिरोध होता है, क्यों होता है ना, इसके बारे में हम जानेंगे। आज इतना ही। अगले वीडियो में इसकी टेस्ट सीरीज में मैं डाल रही हूँ, उसके प्रश्न आप डिस्कस